अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के पानी का साथ। गिलास तो हमारे लगा साथ हैं आमर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। परवेज भाई कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक आमर भाई, हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा टाइम है, 5-7 सवाल हैं आपसे। मुझे जरा सबसे पहले तो ये बताएं कि सोशल मीडिया पर एक ट्वीट जो कि तलत हुसैन साहब की है वो नजर आ रही है। अपोलोजाइज कर रहे हैं, किस बात पे अपोलोजाइज कर रहे हैं अपने मेहमानों से? क्या उनके कंट्रोल में नहीं है? क्या कल ऐसी आपने गुफ्तगू कर दी कि वो चलाई नहीं जा सकी? असल में देखे ना, तलत साहब थे, काशिफ अब्बासी, मुनीब फारूक, शहजाद और मैं। हम चार लोग थे, मेज़बान थे पांचवें। और व्यूज़ का भी सबको पता है अपने अपने के, हर एक की अपनी पोजीशन है। तो उसमें जाहिर है कि जब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र होगा तो उनके ही मामलात ज़ेर बहस आएंगे। मुझे नहीं समझ आती, काशिफ अब्बासी का शो होता है, शहजाद का है अपना, मुनीब साहब अपना व्लॉग करते हैं, मैं अपना प्रोग्राम भी करता हूँ और जगह पे भी इज़हार राय करता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ हो, शायद उनके टीवी की मैनेजमेंट ने ये समझा है कि ये प्रोग्राम चलाने का नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई किस वजह से उन्होंने उसको नहीं चलने दिया। मेरी समझ से बाहर है। मुझे भी ट्वीट से ही पता चला, फिर उनके स्टाफ का फ़ोन आया कि जी हम अपोलोजाइज कर रहे हैं। बल्कि वो शायद आज उसके ऊपर व्लॉग में भी हम सबसे बात करेंगे कि जो चीज़ें हमने कही हैं ताकि लोगों के सामने आ जाए। कोई खुफिया काम तो हम कोई भी नहीं कर रहे कि जिसको रोक दिया जाए या चलाने में कोई ऐसी कबात हो, मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल ठीक है। मेरी जो आपसे बात हुई थी, आपने बड़ी तफसील से एक जो फैसला आना वाला था उस पे बताया था कि क्या 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 हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सीटें मिल जाएं, वो तो मेरे ख्याल में आपने किसी जगह पे जिक्र नहीं किया था। क्या आपको कहीं पर भी हल्का सा भी नहीं था कि ऐसा फैसला आने जा रहा है? देखिए, ये जो नेचुरल जस्टिस की स्कीम होती है ना, जी। पूरी दुनिया में होती है, ये फैसला उसके भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आपने कंप्लीट जस्टिस देनी है, चलें दे दें। तो दो चीजें हैं। पहला ये है कि अगर आप 187 इन्वोक करने लगे हैं मुकम्मल जस्टिस का, तो उसके लिए जरूरी है कि 184(3) में जाएं आप। और इनमें जो 8 जजेस हैं, इनमें से 4 या 5 ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जब अप्रूव किया था, वो फुल कोर्ट थी वो भी। और उसमें इन्होंने कहा था कि जब आप 184(3) में जाएंगे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आपको उस केस को वहां लेके जाना है, यानी चीफ जस्टिस और दो सीनियर तरीन जज जो कि मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, दोनों इस फैसले में भी मौजूद हैं। अब अगर ये तफसीली फैसले में लिखेंगे कि हमने उसको भी ओवरराइट किया, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आइन को भी रीराइट कर दिया, आइन में से ओमिट भी कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया। क्या कहें हम उस बात को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और ये फुल कोर्ट का फैसला है। लेकिन फैसले के ऊपर तो राय दी जा सकती है ना कि जी ये कंप्लीट जस्टिस तो सिर्फ एक पार्टी के लिए हुई, जो ना पार्टी थी केस के अंदर, ना इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पिशावर हाई कोर्ट के 5 जजों के सामने पार्टी थी। आपने फैसला देना था तो आप ये देते कि सुन्नी ताज कौंसिल की सीटें बनती हैं, आप उन्हें कर देते। इस पर बहस हो सकती थी कि जी उसके ऊपर भी ये बड़ा जवाब देना पड़ता कि जब आपने मखसूस नशिस्तें लिस्ट नहीं दी, आपने अपने नाम से इलेक्शन नहीं लड़ा। आइन और इलेक्शन एक्ट बड़ा वाजे है कि ये दोनों काम होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। उससे भी आगे चल के जब आपने पीटीआई को दिया, चलें हम एक मिनट के लिए मानते हैं आप पीटीआई के जिन अरकान को कह रहे हैं कि ये 39 अरकान हैं जो पीटीआई के थे, तो आप उनको दे देते। आपने सारे का सारा जो आइन के अंदर इलेक्शन एक्ट में कानून बनता है आइन के अंदर रह के, और ये था कि जी जब आप इलेक्शन हो जाएं, आपका नोटिफाई हो जाए, तो आप 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी पार्टी में आजाद अरकान जा सकते हैं। वो काम भी हो चुका हुआ था, उसे आप बैकडेट पे ले गए। 3 दिन को आपने 15 दिन में कर दिया। ये सब चीजें बतौर तालिब इल्म मुझे भी समझ नहीं आ रही। ये लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक नया केस होगा, जैसे पनामा का एक नया केस था कि केस करप्शन का गया था, वहां से अकामा निकाला और फिर अकामे के नतीजे में पीएम के हाथ पार बांध के उनको नायल किया, जिसको अब कहते हैं कि जी इमरान खान को जेल में डाला। तो फिर मुमासलतें तो एक ही जैसी हैं ना। तो सियासतदान तो नहीं बैठ के बात कर रहे, हर बंदा एक दूसरे को मतून तो कर रहा है। लेकिन अब जो जजेस ने काम दिखाया है, यानी 8 जजेस मोहतरम ने ये फैसला दिया है, इसको काम दिखाना ही मैं तो समझूंगा। ये मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा काम है कि अभी तफसीली फैसला आएगा। मैंने बड़े लोगों से बात की है इस मामले पे, किसी को भी समझ नहीं आ रही। इवन अली जफर साहब जो सेनेटर जी। हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा, जी। आपको पता है ना, उन्होंने कहा कि हमें तो हमारी सोच से ज्यादा दिया गया। यानी अब ये इसके ऊपर इससे ज्यादा क्या मिसाल होगी कि अली जफर साहब का ये तबसरा है।
और सलमान अकरम राजा साहब भी जो आखिरी आपने कमेंट कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि ये सीटें आप सुन्नी इत्तेहाद को दे दें। उन्होंने अपने बारे में या पीटीआई के बारे में नहीं बात की थी। अभी इमरान खान साहब इलेक्शन के बारे में कोई लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, तो क्या अगर इन्हीं जजों के पास जाता है, इसी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो इलेक्शन भी मुतनाज़ा होने जा रहा है, उस पर भी कुछ इसी किस्म का फैसला आने जा रहा है? देखें, जाना चाहिए, वो गए हुए हैं, वो पिटिशन नहीं लगी। इलेक्शन के जी। तनाज़ात के ऊपर आप ज़हन में रखें कि इसी 8 रुकनी बेंच के मुअज़्ज़िज़ जज जो बड़े वोकल थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा कि 2018 में भी यही कुछ हुआ था, यानी पीएमएलएन के साथ यही कुछ हुआ था। तो अगर आप कंप्लीट जस्टिस इन्वोक करने जा रहे हैं, तो 2018 को भी साथ ही रख लेते, तो बहुत अच्छी बात होती। या आप जब ये चलाएंगे, क्योंकि वो इलेक्शन भी इसी तरह का ही था, वहाँ भी आरटीएस बैठा था, वहाँ भी महकमा ज़राअत इजाद हुआ था, लोगों की वफादारियाँ नैब की प्रेस रिलीज़ों पे बदलवाई गई थी। तो ये कोई नया काम हो रहा है? तो अगर आप कंप्लीट जस्टिस कर रहे हैं, तो 184(3) नाफिज कीजिए, और फिर आपको पिटीशन की भी ज़रूरत नहीं है। 3 जज लिख के दे दें कि जी इस केस को इस तरह सुना जाए, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उसका बेंच बने, फुल कोर्ट बना लें, आधी कोर्ट बना लें, लेकिन फिर कंप्लीट जस्टिस दे दें कि अगर एक दफ़ा गलत हुआ और दूसरी दफ़ा भी गलत हुआ, तो क्या सिर्फ दूसरी दफ़ा के गलत को आपने दुरुस्त करना है? मैं तो शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि भाई, ना 24 ठीक है, ना 18 ठीक है। तो अगर ठीक करना है, तो हमारी अदलिया के पास ये बड़ा मौका था, जब आप कंप्लीट जस्टिस के लिए जा रहे थे, तो इस केस को और खोलते, इसको 2018 पे लगाते, और तमाम मुतलका लोगों को, जो रिटायर हो गए, जो हाजिर हैं, सबके कहते हैं कि जी आ जाए हमारे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रूम में आ जाए, जहां हम फुल कोर्ट मीटिंग करते हैं, हमें इस चीज़ को हल करना है। आप भी सियासत से दूर रहना चाहते हैं, हम भी नहीं पार्टी बनना चाहते। फवाद चौधरी के बकौल के फौज और अदलिया तो दोनों ही सियासी जमातें हैं, तो सबको निकल जाना चाहिए इस काम से, कि पाकिस्तान एक रास्ते पे आए और सबको अपना अपना राइट मिले, और हम कोई नई शुरुआत करें। उसके नतीजे में क्या होगा, फिर सब इत्तफाक राय से फैसला करें। लेकिन हुआ नहीं ना, फिर ये वही बात है कि एक पार्टी के लिए इंसाफ है, दूसरी के लिए नहीं है। एक के लिए इंसाफ का, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी ये भी एक आवाज आ रही है, नाम तो हुकूमत का लगाया जा रहा है, जरा ये भी बता दें कि ये हुकूमत कर रही है या कोई और कर रही है, कि फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, ना स्पीकर ना असेंबली, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तौहीन अदालत लगेगी और किस पे लगेगी? देखिए, नॉर्मली तो इस तरह की बातों से अनारकी ही फैलती है। सीधी सी बात है कि अदालतों ने फैसले करने हैं, लेकिन अब वही बात, जैसे 14 मई के इलेक्शन थे, मैं कहता था इलेक्शन नहीं होंगे और ना कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी यही है, हम भी यही हैं। आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जब तौहीन अदालत का केस चल रहा था कि आप स्विट्जरलैंड में खत लिखें, वो कई महीने खोसा साहब नोटिस देते रहे, कहते रहे, आखिर उन्होंने नाअहल कर दिया, सजा दे दी। यूसुफ रज़ा गिलानी डट गए, स्पीकर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि नहीं, ये नाअहल नहीं, हम नहीं मानते। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब को स्पेशल बेंच बना के फौरी तौर पे उनको वजारत उज़्मा से उठाना पड़ा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रंट बट्स हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट को एग्जीक्यूट करना होता है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन में भी कल इजलास करे और वो चला जाए कि जी आप हमें बताएं, आइन 3 दिन का कहता था, वो 3 दिन भी गुजर गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम 15 दिन कहाँ से लागू करें? ये कहाँ से आए हैं 15 दिन? क्योंकि अभी तफसीली फैसला भी नहीं आया, और 15 दिन की जो टिक 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 है वो भी शुरू हो चुकी हुई है, क्योंकि जुमे को ये फैसला आ गया था, ज़ाहिर नाफिज हो गया। अभी इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट बर्ड्स हैं, जो आपने भी कहे, कुछ लोग और बातें भी कर रहे हैं। मेरे नज़दीक तो ये है कि रास्ता बनना चाहिए, नज़रसानी क्या लगना चाहिए, क्योंकि अभी बड़ी एक अजीब बात है कि आप देखें कि अगर उन्होंने 184(3) आज खुद लगा दिया, इस तफसीली फैसले जब तफसीली आएगा, तो फिर 184(3) के ऊपर तो रिव्यू नहीं होता, उसके ऊपर तो नई अपील लगती है और नया बेंच बनता है। अब वो नया बेंच कैसे बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के तो 17 जजों में से 13 तो इसमें बैठ चुके हैं, 4 ही जज बचे। अब अगर 4 के बाद 4 और आ जाए, नए अगर एडहाक आ जाए, तो वो भी 8 बनते हैं, वो 13 नहीं बनते। ये चीजें अभी समझने वाली हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कंप्लीट जस्टिस आइन के सिर्फ एक आर्टिकल के साथ तो नहीं ना लग सकती, उसके साथ दूसरी चीजें भी मुंसलिक हैं कि आपने आज खुद नोटिस कैसे बनाया। अब ये जज साहिबान ही बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता। एडहाक वाले जजों का जिक्र किया, ये दरमियान में कहां से आ गया? कहा जा रहा है कि काजी साहब कमजोर हो गए हैं, उनको पीछे से हेल्प आउट किया जा रहा है, एडहाक पे जज दिए जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी 4 रिसेंट हिस्ट्री में भी रह चुके हुए हैं एडहाक जज, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, और उनके पास तमाम तर इख्तियारात वही होते हैं जो रेगुलर जज के होते हैं। उनकी मुद्दत का तयन भी हो रहा है। बिल्कुल ये तासुर बनाया गया है सोशल मीडिया पे
कि ये इनको उस बेंच में बिठा दिया जाएगा जो रिव्यू लेगा। मेरी नज़र में तो नहीं रिव्यू लगता उसके, वो वही बेंच सुनेगा जो 13 रुकनी है। हाँ, आप आगे चल के देख सकते हैं, एक तो वो बात है जो इनकी अपॉइंटमेंट के लिए लिखी गई है कि ये पेंडेंसी बहुत है। जाहिर है जब 26 लाख ओवरऑल केस मौजूद हो और 58,000 सुप्रीम कोर्ट में हो, तो लोग तो कहेंगे ना जनाब आप सब हमारे टैक्स पेयर के ऊपर इतनी बड़ी मराहत के साथ सारे मुल्क में इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं और लोग रुल रहे हैं इंसाफ के लिए, तो हुजूर ठीक है फिर कीजिए। तो दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, एक एडहॉक जज आ सकते हैं अगर हुकूमत रेफरेंस लाई, मैं कह रहा हूँ अगर लाई कि जी पार्टी को बैन करना है, तो उसके अंदर मेरी दानिश्त में जो मैंने समझा है वहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बजाय चूंकि वो एक रेफरेंस आएगा तो वो काजी फाइज ईसा साहब खुद अपना मर्जी के मुताबिक बेंच तश्कील देंगे। और दूसरा, अगर हुकूमत गद्दारी के लिए केस लेके जाती है आर्टिकल 6 की इन्फोर्समेंट के लिए, तो उसमें भी काजी साहब ने 3 हाई कोर्ट से जज ले लेने हैं। और वो स्पेशल कोर्ट पहले भी इस मुल्क में जनरल मुशर्रफ के हवाले से, मरूम के हवाले से काम कर चुकी हुई है, सजा दे चुकी हुई है, अनाउंस कर चुकी हुई है। अगर वो चलना है तो वो केस FIA के पास, और फॉरेन फंडिंग की सूरत में स्टेट बैंक और ये सारे इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हुए हैं। 9 मई के शवाहिद के केस चल रहे हैं, साइफर की चीज़ें मौजूद हैं। बरी होना और बात है, हाईकोर्ट से उस इल्ज़ाम का वहाँ पे गवाहियाँ हमारे सिफारतकारों की आई हुई हैं कि लेटर आया था जिसको पब्लिकली इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीज़ें हैं जो वो ले जाएंगे अगर ये केस उसमें चलता है, और अभी बहुत सारे इफेक्ट बट्स हर केस में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास 5 मिनट बाकी है। मुझे ज़रा ये बताएँ, ये कहा अब क्योंकि सोशल मीडिया पे सारा कुछ हो जाता है, तो कुछ सवालात हमारे सोशल मीडिया से भी होते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की है। इसमें हुकूमत का या इमरान खान का कुछ लेना-देना नहीं है। इसमें किस हद तक सच्चाई है कि ये दोनों अदारे आमने-सामने हैं? आपने 2 इदारों के नाम ले लिए और 2 पार्टियों के नाम ले दिए। एक यानी हुकूमत जो में लोग जो बैठे हैं और इमरान खान जो बैठे हैं। तो 4 जो बड़े प्लेयर हैं वो सारे के सारे इसके शरीके-कार हैं। हमेशा अदलिया और फ़ौज मिलके चलते थे और फिर जी, मर्ज़ी के मुताबिक किसी एक पार्टी को ज़ेर-ए-ताब लाया जाता था। ठीक इस है। दफ़ा ये दोनों आमने-सामने खड़े हैं। हालाँकि 6 जजेज़ ने जो इल्ज़ाम लगाया, फ़ैसले सारे के सारे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के, अगर बात मान ली जाए 1 मिनट के लिए, तो उनके खिलाफ दिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम करना होता तो ये 8 जजेज़ ने भी तो फ़ैसला एस्टेब्लिशमेंट की बज़ाहिर मंशा के खिलाफ दिया, तो कहाँ एस्टेब्लिशमेंट आ गई? खड़े तो सामने है ना दोनों एक दूसरे के मावन थे कभी, आज एक दूसरे के सामने फंस गए। अब देखने वाला है काम, क्योंकि लड़ाई बहरहाल इन दोनों की है और पिस उसमें अवाम गए हैं, क्योंकि अवाम की तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। हुकूमत जो IMF का पैकेज लाई है उसमें भी अवाम ही पिसे हैं। ये जो हुँ, खवास है हमारे, हमारी एलीट है, इन सब के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। उनको रियायतें भी मिल रही हैं, उनके काम भी हो रहे हैं। काम भी हो रहे हैं, रायतें भी मिल रही हैं। इमरान खान का जो रवैया है, ये इस रवैये से लगता है आगे जाके किसी जगह पे कुछ सुलह-सफाई हो सकती है उनकी? किसी एक पेज पर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं स्टेट के साथ, या बट अब स्टेट ने कोई ख़ास फैसला कर लिया है? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो इमरान का जो रवैया है वो उनको मकबूलियत की इंतहा पे ले गया, पहली बात, और उसी रवैये की हुँ, बुनियाद पे वो समझते हैं कि मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। और जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पे दशनाम तराजी हुई है, और वो चाहे बाहर बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, किराए पे लोग कंपनियां ली गई हैं, जो कुछ अता तारड़ ने कहा है आप उन सबको देख लें कि जिनके लिए उन्होंने कहा है हम शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट भी ब्लॉक करेंगे, हमारे पास शवाहिद हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि निकाले तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी गई, निकाले तो नवाज शरीफ भी गए, लेकिन वो मुल्क के खिलाफ कभी नहीं गए। यहाँ मुल्क के खिलाफ हमले भी हुए, बहस भी हुई और गेम भी जारी है। तो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत मुश्किल है इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकलना। पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है, हुकूमत ये कर सकती है, ये फैसला हुकूमत का या किसी किसी और जगह से ये फैसला है? देखें वही बात है ना, किसी और जगह से मुराद आप कहें एस्टेब्लिशमेंट का है, मिल के गवर्नमेंट और वो कर रहे हैं। जब आप पाकिस्तान की आर्मी की इंस्टॉलेशन पे, PF की इंस्टॉलेशन पे हमले करते हैं, तो कोई आर्मी या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से बाहर है, ये इदारा भी तो यहीं का है ना, ये हुकूमत भी यहीं की है। अगर पाबंदी का सोचा गया है, जो कि सोचा गया और अनाउंस भी किया गया है, और उसके अंदर अब फिर कभी सागदार बोल रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है, अगर भेजते हैं तो हतमी फैसला तो इसे सुप्रीम कोर्ट को ही करना है कि वो तय करेंगे। ये आइन ने जहाँ पाबंदी लगाने का जिक्र किया है, वहीं सियासी जमात बनाने का भी जिक्र किया है, लिखा है कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ ना जाएं, तो फिर वो चीज़ें बड़ी सॉलिड उस हिसाब से बनेगी कि अभी वो फॉरेन फंडिंग के
केसेस सारे के सारे अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि गवर्नमेंट कैसे वहाँ केस प्रेजेंट करती है, वहाँ कौन सा बेंच बैठेगा, वहाँ क्या फुल कोर्ट बैठेगी, फिर फैसला होगा। इसके अलावा तो पाबंदी का कोई रास्ता नहीं है। आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रही हैं। अब मुनासिब वक़्त है या वो वक़्त मुनासिब था जब कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखें, वो गलत या सही की बात तो फिर अदालतों ने तय करनी है। हमारे यहाँ कभी भी देखें ना, कारगिल के ऊपर बात होती थी कि नवाज शरीफ ने क्यों नहीं बनाया, जब वो 2013 में वापस आ गए थे तो फौरी तौर पे उन्हें कमीशन बना देना चाहिए था। ये बात हो रही है ना। लेकिन 13 में जब आए तो मुशर्रफ की पकड़ने के ऊपर जो कुछ हुआ, और जनरल राइट शरीफ उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने उन्हें जेल अदालत भिजवाने की बजाय अपने फार्म हाउस से सीधा AFIC भिजवाया और AFI से मुल्क से बाहर भिजवा दिया। तो लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो वक्त की बात नहीं है, फैसला करने की है कि अगर आप में कुव्वत फैसला है और उसे आप नाफिज करा सकते हैं, आप समझते हैं कि सॉलिड केस है, तो आप करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 7 अप्रैल 22 को फैसला दिया था कि ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। और उस 5 रुकनी बेंच में एक जज की ये राय थी, जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल की, जो अब रिटायर हो चुके हैं, कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट उसी से ये केस लेके जाएगी। देखें लेके जाती है, कब फैसला करते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ जो काबीना से मंजूरी चाहिए होगी वो पार्टी पे पाबंदी लगाने वाले रेफरेंस किया है, बाकियों में तो उन्हें काबीना की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल ज़रा ये भी बता दें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है वो बोलते नहीं हैं, वो खामोश हैं। क्या बोलें? किसके खिलाफ बोलें? किसके हक में बोलें? और खामोशी बेहतर है या बोलना चाहिए? देखिए, नवाज शरीफ अगर मरी में बैठे हों या लाहौर में बैठे हों, अभी तो वो मरी में है, क्या उनके पास जराए अबलाग मौजूद नहीं? वो टेलीफोन यूज नहीं कर रहे, वो सब कुछ कर रहे हैं। उनकी बेटी, उनके भाई, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो वजीर आला हैं, वो सब उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। तो ये तो नहीं मैं मानता ना कि वो चुप हैं। उनके खिलाफ, राय के खिलाफ अगर फैसला हो रहा है तो वो बोलना चाहिए उन्हें। और अदरवाइज खामोशी नीम रजामंदी एक बड़ा मशहूर, आपको पता ही है। तो उनके इलम में है, वो जानते हैं, उन्हें बोलना चाहिए। उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो दोबारा सरबराह बने हैं उसका बयानिया आना चाहिए सामने। वो लोगों पे छोड़ने की बजाय खुद लीड करना चाहिए फ्रंट से। हुकूमत की जो मुश्किलात हैं, जो अवाम उन मुश्किलात की वजह से बहुत ज़्यादा जिंदा दरगोर होने पे जा रहे हैं, तो उन्हें बोलना चाहिए, हकायक के साथ आना चाहिए। मेरे नहीं ख्याल कि उनको कुछ और ताख़ीर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपके वक़्त का मुझे पता, आपने अगले प्रोग्राम में जाना है। आई स्टे स्ट्रिक्ट ऑन माय टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।